अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान ने कौम को खुशखबरी दी कि मुबारक हो, हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, अब सब कुछ अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान की वो अवाम जो हालात से घबराती है तो उसे कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं। वो अवाम अभी भी हैरान है कि वजीर आजम की इस खुशखबरी पर खुश हों या इसे कौम के साथ एक और मजाक समझा जाए। अवाम आज सवाल कर रही है कि जब महंगाई के सामने हुकूमत हार चुकी हो, जब हुकूमती अराकीन खुद तस्लीम करें कि करप्शन के रेट बेकाबू हैं, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब मईशत के ये हालात हों कि गर्दिशी कर्जे बुलंद तरीन शराब पार कर जाएं, जब सरकारी रिपोर्ट्स खुद बताएं कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 32% बढ़कर 2100 अरब हो चुका है, जब बिजली महंगी होकर अवाम पर बिजली गिराए, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब अवाम से वादा किया जाए कि कशकोल तोड़ देंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, IMF नहीं जाएंगे, लेकिन तमाम वादों से यू टर्न लिया जाए और 2 साल में कर्जों के तमाम रिकॉर्ड पार कर दिए जाएं, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब महंगाई तमाम हदें पार कर जाए, बेरोजगारी बेहद बढ़ जाए, GDP की शरह इंतहाई कम तरीन सतह तक पहुंच जाए, आम आदमी के पास ना नौकरी हो और उसका मुंह का नवाला भी छीन लिया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को तलब करना पड़े, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब सियासी इंतशार इस हद जाए कि ऐवानों में अवामी नुमाइंदे सीटियां बजाकर एहतजाज करें और स्पीकर का घेराव कर रहे हैं, जी सिर्फ ऐवान ही नहीं, मैदान भी हुकूमत गिराओ तहरीक के जलसों से भर चुके हों। मुखालिफिन को गद्दार करार दिया जाए, इदारों को टारगेट किया जाए और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बगावत के पर्चे कटवाए जाएं, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब अंदरूनी मामला को इतना संगीन बना दिया जाए, सियासी माहौल को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया जाए कि सरहदों पर घात लगाकर बैठे चालाक दुश्मन को मुल्क के खिलाफ साजिश करने, मुल्क को तोड़ने और प्रोपेगेंडा करने का काम आसान हो जाए और वो दहशतगर्दी जिस पर हजारों कुर्बानियां देकर काबू पाया गया हो, वो एक बार फिर से सर उठा ले, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब पुलिस के इदारों का यह हाल हो कि पंजाब में 5 IGs 2 साल में तब्दील करने के बावजूद कारकर्दगी तब्दील ना हो पाए और सिंध पुलिस के मोराल का यह हाल हो कि आला-तीन कमान काम के बजाय घर जाने को तैयार हो और पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में लिखा जाए कि सिंध के IG को अगवा पर सिंध पुलिस में बगावत का खतरा है, तो क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? जब वजीर आजम के नोटिस मजाक बन जाएं, जब तमाम मसाइल की जिम्मेदारी माफिया पर डालकर उस माफिया को ना पकड़ा जाए, जब हुकूमत की नाअहली का मलबा हर बार टीम पर डाल दिया जाए और अवाम को तसलियों और सिर्फ तसलियों पर गुजारा करना पड़े, नारों और झूठे सियासी वादों से अवाम की भूख को मिटाने की कोशिश की जाए, तो अवाम भी यही सवाल करेगी कि ए मेरे कप्तान, क्या वाकई हम दुरुस्त सिमत पर हैं? इस सिलसिले में तफसील से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हुकूमतें मुश्किल में होती हैं, उन्हें अच्छी खबरों की जरूरत होती है ताकि आवाम को बताया जा सके कि कुछ चीजें अच्छी भी हैं, हर जगह बुराई नहीं चल रही, बुरी खबरें नहीं हैं, हर तरफ अच्छी खबरें भी हैं। इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने आज इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और यह कहा कि पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, बिलाखिर दुरुस्त सिमत में हम चल निकले हैं। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहले से माही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया, जिसे गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, जबकि तरसीलात ज़र में मासद के साथ 9% इजाफा हुआ है। यह कहना है इमरान खान साहब का। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से मायजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इफ्तिखार अहमद साहब, सर ये बताइएगा, ये अच्छी खबर है, हमें खुशी मनानी चाहिए इसके ऊपर या नहीं? कौम को जरूरत है इस वक्त अच्छी खबरों की? देखें, जहाँ तक कि आपने फिगर्स बताए हैं, काश मैंने मुआशियात के जो पेपर होते थे और जो पीरियड होता था संजीदगी से लिया होता तो शायद मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो जाता, लेकिन अब मैं इंतज़ार करूँगा कल सुबह तक
जो माहिरीन हैं माशियात के, उसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने तो ये देखना कि मेरे साथ क्या हो रही है, बस इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है बतौर काश्तकार के। मेरी जो DAP की बोरी है उसकी कीमत और बढ़ गई, वो 4100 रुपया हो गई है। अब मुझे बताएं कि मैंने गंदम काश्त करनी है नवंबर में, और मुझे अभी तक नहीं पता कि ये मुझसे गंदम किस भाव खरीदेंगे। पिछली दफा इन्होंने गंदम 1400 मुझसे खरीदी, और सिर्फ 2-2.5 महीने में वो गंदम बाजार में 2200 रुपए तक चलेगी, और अब खुदा जाने कितने की है। पहले तो मुझे ये बताया ना कि मुझे ये पैसे कितने देंगे मेरी गंदम के, और जो मेरी गंदम की बिजाई से पहले इन्होंने DAP की इतनी जो कीमत बढ़ाई है उससे किसको फायदा हुआ, ये भी मुझे समझा, इनको चाहिए मुझे समझाएं। मेरे लिए तो खुशखबरी ये होगी ना, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं अपना जो रकबा है उसको कम काश करूंगा। जब मैं रकबा कम काश करूंगा तो जिन पैसों को इकट्ठा करने का ये बात कर रहे हैं, ये रूस में चले जाएंगे, ये बरतानिया चले जाएंगे, ये नाइजीरिया चले जाएंगे, ये ग्वाटेमाला चले जाएंगे, कई गंदम पे चले जाएंगे, कई चीनी के लिए चले जाएंगे, कई कॉटन के लिए चले जाएंगे। जिस हुकूमत को 2 साल इस बात की समझ नहीं आई कि जो बहरान है ज़रूरी, इसको कैसे हल करना है, मुझे उससे क्या तवक्को हो सकती है। सियासी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत काश्तकार, और मेरा जो गन्ना है, अब गन्ने की जो मैं लेके जा रहा हूं मिलों पे, उसके बारे में भी कोई फैसला हतमी नहीं है कि क्या मुझे मिलेगा और गन्ने और क्या तरीकाकार होगा। ठीक। तो मेरे मसाले बड़े अजीब हैं। मैं तो गरीब आदमी हूं, ये खुशखबरियां ट्विटर पर तो चलती हैं, मेरे घर में नहीं चलती हैं, क्योंकि वो मेरे सामने पड़ी है। अपना हमारे महीने का जो चीजें लेके आते हैं, महीने की चीजों में कम कम 6000 रुपए का फर्क हुआ है। मैं शुगर का मरीज हूं, मेरी दवाई महंगी हो गई है। मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरी दवाई महंगी हो गई है। अब मैं क्या करूं इसकी ट्वीट को। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी कर दी गई है, और कहा गया है कि गैस मिलेगी नहीं, लेकिन गैस का जो मीटर है उसका जो किराया है वो तुम्हें दुगना देना पड़ेगा। अब बता यार, अच्छे प्यारे मेरे एंकर, मेरे कप्तान कहने वाले, मुझे बता मुझे गरीब के लिए क्या है। ठीक है, ठीक है चॉइस साहब, असल जो इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक जो इश्यूज थे वो तो इफ्तिखार साहब ने काफ़ी हद तक बताया, लेकिन जो बाकी मामलात हैं, जो आपका रिसेंट कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कुछ भी सारी डेवलपमेंट हुई है, क्या उसके बाद अब सिमत दुरुस्त हो रही है या नहीं हो रही है? आपके ख्याल में सिमत और ख़राब हो गई है? एक तो शुक्रिया पहले सबसे खान साहब आपका। दूसरा, मैं 2 छोटे छोटे वाक़यात पहले आपके सवाल से। हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नीलम जब्बार साहिबा, टोबा टेक सिंह की साबका मिनिस्टर रही हैं, इलेक्टेड MPA रही हैं टोबा टेक सिंह से। आज सुबह 10 बजे उनके घर में डकैती हुई है टोबा टेक सिंह में, दिन के टाइम के सुबह 10 बजे। वो खुद घर में नहीं थी, उनके मुलाजम को बांध के, मेरे पास ये तस्वीरें पड़ी, मैं अभी आपको भेज देता हूँ, वीडियो भी पड़ी, सब कुछ, सारा घर तोड़ के ले गए हैं। मैं अगर IG पंजाब देख रहे हैं या सुन रहे हैं, DIG फैसलाबाद या DPO टोबा टेक सिंह, हम बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के मुतालबा करते हैं कि कल तक वो हमें रिपोर्ट दें कि उस पर क्या हुआ है। दिन के 10 बजे टोबा टेक सिंह शहर के अंदर, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। दूसरा, मैंने गुजारिश करनी थी कि कल एक और हादसा हुआ है बहुत बड़ा, मैं उस तरफ आता हूँ, कराची वाले की तरफ। 2 जुलूस निकले हैं जिसमें कोई बिलाशुबा 50-50 हज़ार लोग थे, जिनको PDM या मैं या कोई और नहीं लेकर आया था। इस्लामाबाद के अंदर दोनों पार्लियामेंट के सामने गए, जिसमें क्लर्क, मजदूर, जिसमें 50,000 जी 2, एक 6 तारीख को, एक 14 तारीख को, आप रिकॉर्ड पे उठा कर देख लें। और मुझे अफसोस है कि मीडिया ने उनको उस तरह से नहीं डील किया। और फिर एक धरना था लेडी हेल्थ वर्कर्स का जी, वो तो अब तीनों जगह पे 3 मुआहदे हुए हैं कि हम ना किसी को निकालेंगे, हम कोई पेंशन ख़त्म नहीं करेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं, सारा कुछ। कल परसों रात को आखिरी मुआहदा हुआ है, और कल सुबह रेडियो पाकिस्तान के 749 मुलाजम को यक कलम फाड़ कर दिया, घरों को भेज दिया गया। आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे थे, मुजाहरा कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन, और जो मुआहदा किया उसके बिल्कुल उलट। ये जो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट होता है या करते हैं।
अगर ये कहें कि मुल्क दुरुस्त समत पे जा रहा है तो आपको फिक्र पड़ जानी चाहिए। अगर ये कहें कि किसी चीज का नोटिस ले लें तो आपको फिक्रमंदी होनी चाहिए कि आप वो चीज जिसका नोटिस लिया, आटे के क्राइसिस का नोटिस लिया, लाहौर में 100 रुपए किलो भी आटा नहीं मिला। चीनी का नोटिस लिया, क्या बना है, कल कैबिनेट के अंदर लड़ाई होगी इसके ऊपर, चीनी के ऊपर। तेल का क्या बना जब नोटिस लिया था, ठीक, जब तक कीमत नहीं बढ़ाई तब तक वो तो क्राइसिस नहीं ओवर हुआ। खारजा पॉलिसी किधर जा रही है, सकूते कश्मीर हो गया है, इकोनॉमी किधर जा रही है, इंडस्ट्री सारी आपकी बैठ गई है, एग्रीकल्चर अभी इफ्तिखार साहब बता रहे थे, मैं भी छोटा सा किसान हूँ। DAP उन्होंने बात की, उसके ट्यूबवेल का क्या रेट है, जो बिजली है उसका क्या रेट है, आप यूरिया का क्या रेट है, सीड्स की क्या हालत है, पेस्टिसाइड्स की क्या हालत है। ठीक, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बैठ गया है, बिजली आपकी 22 रुपए यूनिट होगी है। आप कोई एक चीज बता दें जो आपने दुरुस्त सिमत पे डाली हो, अब लोगों को तिफल तसलियां। और मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, इमरान खान साहब आपने कहा था, रिकॉर्ड पे कहा था कि 1 साल के बाद इस मुल्क में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, कोई पिछला नहीं होगा। और अब हम आपकी बात कही, चलो कोई एक बात तो सच्ची कर दें, कहें कि अब मैं जिम्मेदार हूं। जो आपने बताया सर्कुलर डेट का, बिजली की कीमत आपने बढ़ा दी है, 2100 अरब हो गया जो 2100 नहीं, मेरा सिंपल सवाल है, बिजली की कीमत बढ़ा दी है, बिजली की कीमत बढ़ा दी है, तेल की कीमत तो आलमी मार्केट में सस्ती होगी है, तो ये सर्कुलर डेट कहां से आ रहा है? एक बड़ा सिंपल सवाल। दूसरा एक और सवाल मुझे करने जी। ये क्राइसिस आटे का 2 महीने बाद पैदा हुआ है। जब हम आए थे 2008 में, यहाँ पे लाहौर में 7 में 3 बंदे मर गए थे आटे, हमने फूड गंदम में खुद कफील किया। 6.6 मिलियन टन गंदम, 1.8 मिलियन पास्को ने खरीदी, 4.5 इन्होंने पंजाब ने खरीदी। 6.6 मिलियन टन गंदम। फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर फखर इमाम साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा कहां पे चली गई। ठीक, शंदाना साहबा हमारे साथ मौजूद। शंदाना साहबा, आपने सब कुछ सुना है जो कुछ अभी चौई साहब ने फरमाया? मैंने सिर्फ उनकी आखिरी बात सुनी है जी, फखर इमाम साहब वाली। अच्छा। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्चुअली वो स्टेटमेंट जरा थोड़ी सी गलत है। वो जब नेशनल असेंबली में फखर इमाम साहब ने स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें नहीं पता गंदम किधर गई, बल्कि मुझे याद है अगले दिन न्यूज ने भी यही स्टेटमेंट दी थी अपने हेडलाइंस में। ठीक, अच्छा, मैं लेट मी क्लियर हो गया। लेट मी कम टू द क्वेश्चन। आज वजीर आजम ने ये जो ट्वीट की है कि बिलाखिर अब हम दुरुस्त सिमत में सॉरी, हम दुरुस्त सिमत में चल निकले हैं, तो आम आदमी, इफ्तिखार साहब भी अभी यही बात कर रहे थे, आम आदमी को तो नहीं महसूस हो रहा कि हम दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं। इसमें उन्होंने अपने सरप्लस अकाउंट्स की बात की, उन्होंने तफसीलात ज़र की बात की, बरामदात की बात की, लेकिन एक आम शख्स जो है आपके ख्याल में महसूस कर रहा है कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? उसकी बिजली महंगी, उसका आटा महंगा, चीनी महंगी, पूरे घर की ग्रोसरी उसकी इस हद तक महंगी। हाउ विल ही स्टार्ट फीलिंग कि हम वाकई दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और ये बात मैं अक्सर शोज पे कह चुकी हूँ कि हम रिजर्व है, मैंने खवातीन के हमारे हल्के नहीं होते, हमारे इलाके होते हैं। लेकिन जब ये कोविड पैंडेमिक आया पाकिस्तान में, मुझे मजबूरन अपने सारे इलाके में घूमना पड़ा। और आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ तक बिल्कुल सही है कि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डे टू डे लिविंग है। लोगों को, जिसे हम इलीट प्रॉब्लम्स कहते हैं, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम हो गई, वोटिंग की प्रॉब्लम हो गई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम हो गई, FATF तक, उनके उनको असरात उनको पता नहीं होते कि उनकी डे टू डे लाइफ पे उनका क्या फर्क होता है, क्या असर आता है। अब जहां तक रही फूड स्कैर्सिटी की बात, अगर आपको याद है, शुगर इज अ डिफरेंट इशू, वो हम माफिया पे डाल रहे हैं, उसकी इंक्वायरीज हुई है, बल्कि आज जितनी भी हेडलाइंस आई हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो सारी इसी को पॉइंट करती है कि जी एक्शन क्यों नहीं ले गया शुगर माफिया के खिलाफ, और इम्पोर्ट स्टार्ट हो चुकी हैं। RD हटा दी गई है चीनी से, चीनी की 4 सब्सिडीज मिलती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट एक एडिशनल सब्सिडी मिलती थी जिससे हम एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं कस्टम्स की तरफ से, ताकि चीनी पाकिस्तान में आर्टिफिशियली महंगी रखी जाए, वो RD हमने हटा दी है। ठीक, जहां तक बात रही व्हीट स्टॉक्स की, अब आपको अच्छे ये पता है कि सूबे आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ठीक है। सिंध को कब से कहा जा रहा है कि आप रिलीज करें व्हीट स्टॉक्स, वो नहीं कर रहे थे। पंजाब और KP ने अपनी जो व्हीट स्टॉक रिलीज कर रहे हैं मिलर्स के लिए, उन्होंने अमाउंट ज्यादा करती है, बट उससे मसला हल नहीं होता। मसला आपने सही तरह निशानदेही की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंप्रूवमेंट से अवाम को फर्क क्यों नहीं आ रहा। अब अगर चीजें ऑन टाइम टेबल होती, बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया, मैं खुद ही पॉइंट आउट कर देती हूँ
कि जी कोविड से पहले आपकी कौन सी इकोनॉमी अच्छी थी। लोग यही सवाल पूछते हैं कि जी आप जीडीपी जो 5.8 कहते हैं और जो हफीज पाशा साहब कहते हैं कि नहीं, इट वाज मोर क्लोज टू 4.5, बट चले अगर हम 5.8 का फिगर भी ले लें और ये प्री कोरोना 1.8 पे आ गई, तो अभी क्यों हालात ऐसे हैं? और इस पे एक जवाब आता है, वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का। ये बात आई थिंक 1000 शोज में हो चुकी है और हम आखिर तक कहते रहेंगे। और ओपोनेंट्स, जब एक दफा एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है गिवन सिस्टम की कि जी एक गलत सिस्टम चल रहा है, तो उसमें अवाम भी खुश थी, उसमें कर्जे पे कर्जे चले जा रहे थे। आज अगर आपने रिपोर्ट देखी हो कि पाकिस्तान का सारा पैसा कहाँ गया, अब जो सिस्टम कर्जे पे प्रॉप अप था, जिसमें अवाम भी खुश थी, गैस भी सस्ता था, आटा भी अवेलेबल था, चीनी भी अवेलेबल थी, वो सिस्टम को हमने प्रॉप अप किया हुआ था कर्जों पे और सब्सिडीज पे। लेकिन शांताना साहबा, जस्ट क्वेश्चन ओवर हियर, मसला ये है कि 2 साल में आपने फरमाया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं, ये महंगाई है और लोग इसकी वजह से परेशान हैं। आपको नहीं लगता कि दरअसल में द टाइम इज रनिंग आउट नाउ? आप वो लोग जो इस महंगाई से सताए हुए हैं, ऑपोजिशन उनको अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो चुकी है, उनको अपने जलसे जुलूसों तक पहुंचाने में कामयाब हो चुकी है, द टाइम इज रनिंग आउट फॉर यू नाउ? Two questions that you put to me now. Let me separate one from the other. क्योंकि एक महंगाई से हमने बात स्टार्ट की, तो I can assure you कि God forbid अगर हमारी हुकूमत का खात्मा होगा या हम री इलेक्ट नहीं होंगे, वो इसी महंगाई की वजह से होगा। वो रियलिटी चेक है। आज मुशर्रफ देवी, आप मानती हैं इस बात को? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब अवाम तंग हो जाती है तो नेचुरली दे बूट यू आउट। केपी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हिस्ट्री में केपी की नहीं हुआ कि एक हुकूमत 2 दफा है, ये जो पीटीआई की आई है, और ये पाकिस्तान भी करेगा। जो दूसरी आपने बात की पीडीएम वाली, देखिए पीडीएम जो लोग लेके आई है, माजरत के साथ तो सारे इनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और अच्छी बात है कि उन्होंने निकाले। गरीब बंदा नहीं निकला। आप शायद खानजादा की शो देखें, बाकी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, एनालिस्ट को देख लें, मेरे अपने शहर में भी अब होगा, बाकी शहरों में भी होगा। अब आम आवाम से आई एम इन टच। For them, महंगाई is an issue, but not enough कि democracy is an issue for them. और democracy भी वो democracy अगर हमें गारंटी कर दें, ये तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज JUI समेत, क्योंकि हमारे बच्चे असद महमूद साहब, मरियम साहब और बिलावल साहब 10 साल में PM की सीट नहीं मांगेंगे, शायद खाकान अब्बासी को आगे कर देंगे, इत्तेजाज एहसन को आगे कर देंगे, किसी और को कर देंगे, तो PDM जलसा तब कामयाब होगा। ये अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, वो क्लियर है कि वो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हायरार्की। मैं इसका जवाब जरा ले लूं। माइजा साहिबा, ये आपने शांदाना साहिबा की गुफ्तगू सुनी, क्या आप लोग गारंटी कर सकते हैं कि अगले 10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए आगे नहीं करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आप गवर्नेंस की, आप PTI की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। बहरहाल अगर लेगेसी की बात आ गई है तो लेगेसी जो है ये शांदाना साहिबा से आई स्लाइटली डिसएग्री। बात ये है कि जो डॉक्टर का बच्चा है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, दैट डज नॉट मीन कि ये एक जो है कोई ऐसी बात है कि ये गलत बात है। बात ये है कि अगर मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करते हैं सक्सेसफुली, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपना काम करते हैं विद इन द पार्टी, और पार्टी जो है वो फील करती है कि वो लीड कर सकते हैं पार्टी को, और जो है उस डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी में जो है ये डिसाइड किया जाता है कि ये आदमी जो है वो क्राउड पुलर भी है, ये खातून जो हैं वो मेहनत भी कर रही हैं, ये खातून पार्टी को लीड भी कर सकती हैं, तो आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है कि वो जो हैं उनको पार्टी जो है लीड करने देनी चाहिए। ये जो बात कहते हैं कि पॉलिटिकल लेगेसी, देखें जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग जो है परफॉर्मेंस शो करते हैं, जो लोग अपनी पार्टी के अंदर जो है सक्सेसफुली पार्टी को आगे लेके जाते हैं, अगर वो आगे आए तो इसमें किसी को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। मसला मंसूर इनके लिए ये है कि जो PDM के जलसे हो रहे हैं या जो पिछली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उससे अगर इनकी गवर्नेंस कंपेयर की जाए तो जो है जमीन आसमान का फर्क है। अब जो जलसे हो रहे हैं, वो जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीड कर रही हैं, वो क्राउड को पुल कर रही हैं, उससे उनको तकलीफ हो रही है। ये चीज जो है बहाना है कि ये कहना कि जी उनके बच्चे हैं तो इसलिए जो है ये इनको पार्टी में हेड बनाया गया है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तब वो आगे आए हैं। अब दूसरा सवाल जो है वो अभी चौधरी मंजूर साहब ने भी, माइजा साहिबा एक मैंने मंजूर साहब ने एक ब्रेक में ले लूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है।
किस तरह प्रूफ किया है? ये सवाल मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के सामने रखूंगा, क्योंकि सिमत की बात हो रही है। तो अगर हुकूमत की सिमत की बात कर रहे हैं तो फिर ऑपोजिशन की सिमत की भी जरा बात करनी चाहिए। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी सिमत की। वजीर आजम कहते हैं मुल्क सही सिमत की तरफ जा रहा है, तो ऑपोजिशन की सिमत क्या वाकई दुरुस्त है? ब्रेक पे जाने से पहले शंदाना साहिबा ने ये एक बात कही थी कि अगर ये पीडीएम के तमाम लीडर्स ये कह दें कि अगले 10 साल तक हम अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए नहीं खड़ा करेंगे, तो फिर शायद लोग इनके जलसों में आना भी शुरू हो जाए। सबसे पहले मैं जरा इस पे इफ्तिखार साहब का कॉमेंट लेना चाहूंगा। तो इफ्तिखार साहब, ये बात जायज़ नहीं है क्या? विरासती सियासत से अगर जान छूट जाए तो बेहतर नहीं है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए। वकील का बेटा वकील नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तरखान का बेटा तरखान नहीं होना चाहिए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होना चाहिए। और बड़े मजे की बात है कि जो लोग हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, जो 1100 सियासतदानों को तमाम बुराइयों की जड़ समझते हैं, वो मुझे ये तो बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी फर्में रजिस्टर्ड हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन शामिल होता है, ये तो बताएं जरा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब इलेक्शन होते हैं तो एक पूरी की पूरी ग्रुपिंग और एक पूरी की पूरी पार्टी कैसे जीतती है, ये भी तो हमें समझा देना। हम गरीबों की 1100 रुकन जो हैं सेनेट के और कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबलियों के, ये तो उनको बड़े दुखते हैं, उनकी क्यादत दुखती है, तो बाकी सिस्टम को भी फिर वैसे करें ना। नहीं, लेकिन इफ्तिखार साहब, क्या ये फेयर है कि आप दरअसल में एक बिजनेस प्रैक्टिस को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कारोबार के अंदर लोग अपने बच्चों को चूंकि प्रमोट करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी इसी तरह ही करें? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये बड़ी खूबसूरत एक लफ्ज हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, सियासत की बिजनेस नहीं है, सियासत तो अवाम की खिदमत का नाम है, उसके लिए आदमी को बिल्कुल डेडिकेशन से आना चाहिए। और 50-50 करोड़ रुपया खर्च करके सेनेट में आने वाले ये गरीब हैं, और ये तमाम जो घर की खवातीन और घर की फैमिलियों की मेंबरों को और मखसूस नशिस्तों पर लाते हैं, ये गरीबों के खानदान गरीब है। ये सिर्फ उन सियासी पार्टियों के खिलाफ हैं जो सियासी पार्टियां अवाम में जड़ें रखती हैं। और ये सवाल जो मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसका है, साफ ज़ाहिर है कि पार्टी उसी के पास होगी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में वही होंगे जो काबिल एतमाद होंगे, जिनकी कुर्बानी होगी, जिनकी सेक्रीफाइस होगी, जिनकी क्वालिफिकेशन होगी। ये तो नहीं कि हम रोज क्वालिफिकेशन के बगैर लोगों को लाके रख दें और पार्टियां एजेंसियां हाईजैक कर लें। चौधरी साहब, ये तो एक वाकई जायज़ बात है ना, शंदाना साहिबा की ये बात तो दुरुस्त है कि वाकई जब हर जगह पे बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है तो इनका जो एतराज़ है वो तो काफ़ी हद तक जायज़ नजर आता है। ये भी तो ऑपोजिशन की सिमत भी तो ठीक नहीं है ना। पहला तो मेरा एक वापस उनसे सवाल है, पीटीआई का 24 साल से बिला शिरकत गैर चेयरमैन कौन है? इमरान खान साहब। एक बंदा भी नहीं उनको नजर आया, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आप भी छोड़ देते। ये दूसरों को कहते हैं कि खानदानी है, वरासती हैं, किसी दुनिया के मुल्क में है कोई बंदा 24 जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं कोई बंदा 24 साल से पिछले से है? दूसरी बात, हमारे पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें वरासत नहीं है, ये एक रवायत है। रवायत क्या है? हमारे वरासत में कोई हुकूमतें नहीं मिलती पीपल्स रवायत पार्टी है। जी, पीपल्स पार्टी तो एक रवायत है इस मुल्क के मेहनत कशों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। हम क्या देते हैं अपनी क़यादत को? फांसियां, शहादतें, कोड़े, जेलें, ये मिलती है विरासत में, जिसको हम रवायत कहते हैं, और वो उस रवायत को निभाते हैं। दूसरी बात, मैं पहला बंदा होऊंगा जो इस बात की हमायत करूंगा कि पार्टियों के अंदर फेयर एंड फ्री इंतखाबात होने चाहिए, पीटीआई की तरह एक तमाशा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, जब जनरल ज़ियाउल हक बुलाकर कहे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को कि पार्टी टेक ओवर कर लो, मैं आपके साथ हूं, जब जनरल मुशर्रफ मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को कहे कि पार्टी टेक ओवर कर लो, मैं आपके साथ हूं, तो क्या करें हम? पहले तो अपनी पार्टी को बचाना है ना, उन डिक्टेटरों से या उनके भेजे हुए लोगों से। मखदूम अमीन फ़हीम साहब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 10 साल प्रेसिडेंट रहे, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर रहे, राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर रहे, जरदारी साहब बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बहन मेंबर थी, दोनों बहनें मेंबर थी, नहीं बनाया उनको। तो ये क्या बात कहां से आ गई? दूसरी मेरी एक गुजारिश, ये जो अभी सिमत दुरुस्त में जा रहे हैं, इनको इतना नहीं पता कि रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? इसलिए बढ़ी हैं कि जो लोग बाहर मिडिल ईस्ट, यूरोप, जहां पे बैठे थे, जो काम कर रहे थे वो वाइंड अप हो गया,
और वो वाइंड अप करके जो कुछ जमा पूंजी थी लेकर वापस आ रहे हैं वन टाइम। पहले वन टाइम नहीं थी इसलिए रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन दिस इज वन टाइम। दूसरी बात, इनका अलमिया क्या है? ये कहते हैं अच्छा इन्हें कुछ नहीं पता, यानी गंदम खरीदी है 4.5 मिलियन टन पंजाब ने, 1.8 मिलियन टन पास्को ने, और क्राइसिस है सिंध की वजह से जिसने सिर्फ 1.4 मिलियन टन खरीदी। और मैं अब पहले बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता देता हूं गंदम गई किधर है। आटा अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को स्मगल हुआ है, सारे का सारा केपी गवर्नमेंट के नाक के नीचे से गया है। और किसने रिलीज किया, किसको रिलीज किया, ये बताएं जरा, ये बताना पड़ेगा। मैं जरा जवाब एक सेकंड, मुझे सिर्फ आखिरी बात कहें। अलमिया क्या है खान साहब का? खान साहब को जब मिलते हैं उलमा तो वो उनको रियासत मदीना सिखाना शुरू कर देते हैं, बिजनेसमैन मिलते हैं तो उनको बिजनेस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सहाफ़ी मिलते हैं तो उनको सहाफ़त सिखाना शुरू कर देते हैं, अगर मुइशतदान मिले तो उनको मुइशत पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंजीनियर्स मिले तो उनको साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स मिले तो उनको मेडिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पता कख भी नहीं है। ठीक, शानदाना अब सवाल यह है कि किसी की सुने, वो ना खुद कुछ करने के लिए तैयार है ना किसी की सुनने के लिए। शानदाना साहब, ये जो मौरूसी सियासत थी इसके हवाले से भी आपने बात सुन ली, एक दलील दी है चौई साहब ने, और दूसरा गंदम के हवाले से बड़ी सीरियस एलिगेशन है कि केपी गवर्नमेंट की नाक के नीचे से गंदम स्मगल हुई है। आपको याद होगा जी, जब बहुत सारी बातें मैं वन बाय वन सबको टैकल करती हूँ क्योंकि 3 स्पीकर्स थे। पहली बात, अगर आपको याद है, महताब अब्बासी, सरदार महताब अब्बासी केपी के सीएम थे, और उस जमाने में अगर आपको याद है वर्स्ट इकोनॉमिक और हमारा यूटिलिटी स्टोर्स पे अटैक्स होते थे, आटा गायब हो गया था और पता चला था कि हुकूमत और उस जमाने की हुकूमत वक्त हैंड्स एंड ग्लव थी। हिस्ट्री किसी से नहीं भूली है कि आटा कौन कहाँ लेके जाता है, स्मगल करता है, केपी गवर्नमेंट करती, कौन करता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने 1000 दफा कहा कि एस्टैब्लिश्ड माफियाज हैं, ये 40 साल से बैठे हुए, ये पिछले साल नहीं आए हमारे साथ, ये पहले से बैठे हुए थे, और इनकी जड़ें चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो एलिटिस्ट्स में है, चाहे वो पॉलिटिशियंस में है, उनसे बहुत डीप है हमसे, उनको उखाड़ने में शायद हम ही उखड़ जाएं, बट डजंट मैटर, वी आर आफ्टर देम। मैं किसी बात से डिसएग्री, गवर्नमेंट इसीलिए है जी, यही तो बता रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही मौरूसी सियासत पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी पार्टी भी इसकी गिल्टी है, 2 फैमिलीज हैं हमारी पार्टी में, इससे कोई भी साफ नहीं है अगर कोई भी पाकिस्तानी पार्टी हो, लेकिन जो थोड़ी सी माजरत के साथ इल्म का फुकदान है, जो मैंने बातें सुनी कि इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी सोनिया गांधी हेड ऑफ द पार्टी है, और प्राइम मिनिस्टर किसको लगाती है? सिंह साहब को, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली चाहते थे कि उनके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो और डेमोक्रेसी बढ़े। ये सिर्फ करने की बातें हैं। आप बिलावल साहब को नवीद कमर से और एतजाज एहसन से कंपेयर करते हैं एक्सपीरियंस में, आप मरियम साहिबा को खुरम दस्तगीर से और राना तनवीर से कंपेयर करते एक्सपीरियंस में। अगर आप ये भाषण दे रहे हैं तो अल्लाह करे कि कोई मानने वाला हो। एक रेगुलर डेमोक्रेट जो इस मुल्क में चाहता है कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी आए, बिल्कुल इनकी जड़ें बहुत डीप है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें शानदाना साहब एक सवाल, शानदाना साहब नहीं, मैं आप ये इसी पॉइंट पे एक सवाल, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही एक्सपीरियंस की, तो सिंध के अंदर भी तो मुराद अली शाह को सीएम की सीट पे बिठाया गया ना। बिलावल भुट्टो चाहते तो खुद भी सिंध की किसी भी प्रोविंशियल असेंबली की सीट से आके खुद भी सीएम बन सकते थे, लेकिन मुराद अली शाह को मौका दिया गया उन्होंने कि ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी थे। अगर आप मुझे इजाजत दें, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि इजराइल रिलेशंस पे अपने दामाद को लगा दिया, इकोनॉमिक रिलेशंस पे बेटी को लगा दिया। ये पहली दफा डेवलप्ड वर्ल्ड में हुआ है कि वो रिग्रेशन पे चले गए हैं। बिलावल साहब को बिल्कुल जरदारी साहब ने नहीं लगाना था कभी भी सीएम से, उनको पता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है। जब पीएम उनको लगाएंगे या अगर मरियम साहिबा के अपने वालिद लगाएंगे, वो तो बैकडोर पीएम होंगे ना, उनके पीछे 2-2 हजार लोगों की फौजें खड़ी होंगी, उनके एडवाइजर्स होंगे, गाइडेंस होंगी। आपको नहीं पता कि मरियम साहिबा काबीना की मीटिंग्स चेयर करती थी व्हेन शी वाज नॉट इवन इलेक्टेड काउंसलर। ये सब हमने देखा हुआ है। मिनिस्टर्स की हुकूमत में कोई इज्जत नहीं होती थी अगर फूफा चाचा ताया बोल जाए। मैं माजरत के साथ ये बात कहती हूँ, दोनों पीएमएल पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आगे सिर्फ अपनी फैमिलीज को करते, सीटें भी उनको देते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो एडवाइजरी पे हो। मैं जो बेसिक इशू कह रही हूँ, मेरे हर यंग पाकिस्तानी का इन सबसे सवाल है कि डिफेंड करने के तरीके तो 1000 हैं। आज आप गारंटी दे दें
कि लीडरशिप क्राउड पुलर ठीक है, मरियम साहब क्राउड पुलर, इलेक्शन उनसे करवाएं, बिलावल साहब क्राउड पुलर करवाएं, पीएम उनको नहीं बनाएंगे क्योंकि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, आपका बेटा जर्नलिस्ट हो सकता है, मेरी बेटी पॉलिटिशियन हो सकती है, लेकिन जिस दिन आर्मी चीफ का बेटा आर्मी चीफ लगा ना तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। मसला इन लोगों का ये है, इनको पीएम की सीट चाहिए, इनको काम नहीं करना, इनको ग्लैमर चाहिए। तो उस ग्लैमर का क्या फायदा पाकिस्तान को 72 साल में पहुंचा है जो अगले 5 साल में पहुंच जाएगा। मैं सिर्फ ये शंदाना साहिबा आगे जाने से पहले मुझे अच्छा मैं माइजा साहिबा बोलना चाह रही हैं। माइजा साहिबा जी, माइजा साहिबा मेरे ख्याल में क्योंकि मौरूसी सियासत के हवाले से आपके ऊपर बड़ा सवेर इल्जाम है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए मंसूर साहब, पहले तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ कि शंदाना साहिबा ने बिल्कुल टॉपिक को ना बिसाइड्स द पॉइंट कर दिया। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, हम पीटीआई की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उन्होंने लेगेसी की बात कर दी। लेगेसी की बात जो है वो आपके सामने है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था विद इन द पार्टी, और वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि बैकडोर पे जो है वही पीएम होते हैं, ये बात जो है ये मुझे रेलेवेंट नहीं लगती। तीसरी बात ये है कि शंदाना साहिबा ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वहां पे कैबिनेट मीटिंग शेयर करती थी। ये बिल्कुल बहुत ये एक एब्सोल्यूट झूठ है और इसको इस पे तो मेरा ख्याल है इनको माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात ये है माइजा साहिबा, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास ही वापस आऊंगा। मैं जानता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप ही की बारी होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सही सिमत में जाने की बात हो रही थी, वजीर आजम की ट्वीट से सिलसिला शुरू हुआ था और फिर ऑपोजिशन की सिमत के हवाले से हम बात कर रहे थे। माइजा साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। माइजा साहिबा, यहां पर एक अहम सवाल पैदा होता है, इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर कौन है? देखिए मेरी बात सुने ना, मुझे जवाब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं शहबाज शरीफ, मुझे जवाब तो दे दीजिए। हमजा शहबाज साहब है। आगे तो जाने दे, एक मिनट ठहर तो। माइजा साहिबा आगे तो जाने दे, एक जवाब दे दिया। मैं आगे भी तो सवाल है, कंप्लीट नहीं करने दे रहे ना अपनी बात। आगे भी तो सवाल है। पार्टी के कायद कौन है? नवाज शरीफ साहब है। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, अब आप मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल कर रहा हूं, क्यों है मारूसी सियासत की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस ना शो की होती तो ही वुड हैव नॉट बीन वोटेड ट्वाइस। ठीक है, अगर उन्होंने वो काम किए हैं जिनको अब जो है अब वाली हुकूमत लेके नहीं चल सकती और वहां पंजाब का वो हाल हो गया है जो कराची का था एक टाइम पे, तो ये साफ नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब में कैपेबिलिटी थी गवर्नेंस की। माइजा साहबा एक बात बताइए, माइजा साहबा एक बात बताइए। दूसरी बात नहीं, मेरा सवाल सुने माइजा साहबा, सवाल नहीं आप, यू हैव टू लिसन टू माय क्वेश्चन। माइजा साहबा लिसन टू, आई वांट टू आस्क समथिंग। मुझे एक सेंटेंस मुझे कंप्लीट कर लेने। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने यूथ को एंगेज किया, उन्होंने उनकी जो रैलीज हैं क्या उनको मैं लेके आती हूँ, क्या लोग जो उनके जलसों में इकट्ठे होते हैं उनकी तकरीर सुनने के लिए क्या मैं उनको लेके आती हूँ या उनको पार्टी में प्रमोट किया जाता है? चले हो गया, आ गया ना, अब सवाल सुन ले ना, जब आवाम सुनना चाहती है। सवाल तो सुने ना। माइजा साहिबा प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन। साहिबा ने कहा, माइजा साहिबा लिसन टू माय क्वेश्चन प्लीज। ने कहा कि जलसे में गरीब आदमी माइजा साहिबा अनफेयर, लिसन टू माय क्वेश्चन। पूछें कि आप मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं आप लोग इस तरह नहीं, आदमी की है इस तरह क्या? नहीं माइजा साहिबा, आप मेरा क्वेश्चन सुनिए। आपकी सीईसी के अंदर कितने लोग हैं? आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने लोग हैं? इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी, चले वो नहीं, दोनों ऐसे, दोनों सवाल क्या है मुझे बताइए। अच्छा चले, मैं कहता हूं 20 लोग हैं, 20 लोग हैं मिसाल के तौर पे, उनमें से कितने लोग हैं जो जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा सवाए मरियम नवाज के, और कितने लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा? बताइए। एक भी नहीं होगा। देखिए एक भी नहीं होगा, सबके सब या असेंबली में जा चुके हैं या इलेक्शंस लड़ चुके हैं। बात ये है कि देखिए वो तो शंदाना साहिबा भी एक सिलेक्टेड सीट पे आई हैं। बात इसकी रेलेवेंस क्या है? मैं तो लेगेसी की बात कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, आप बात कंप्लीट कीजिए।
तो जो पॉलिटिकल पार्टी में उठता है, जो पॉलिटिकल पार्टी में पॉपुलर होता है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी में आगे जाता है, वेदर वो किसी प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो या वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड का बच्चा हो, वो अपने आप को प्रूव करता है तो वो जिसको आगे जाने दिया जाता हो, अब एक जिसको जो आगे जाए नहीं, जिसको आगे जाने दिया जाता हो, ये फर्क है। इफ्तिखार साहब वांट्स टू से समथिंग। बिल्कुल नहीं, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो पॉपुलर नहीं होते, जो सक्सेसफुल नहीं होते, बिकॉज उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती। अब जो बात शंदाना साहब, मुझे आगे जाना जी, बस हो गई बात। इफ्तिखार साहब वांट्स टू से समथिंग। इफ्तिखार साहब, मेरे पास सिर्फ, मैं आपकी बात सुनी है मैंने, माहिर साहब, इफ्तिखार साहब को बात करने दे जी। इफ्तिखार साहब जी। नहीं, मुझे इफ्तिखार साहब थोड़ा सा टाइम दे दें। मैंने काफी टाइम दिया माहिर साहब, आई हैव टू मूव अहेड नाउ। माहिर साहब, आई हैव टू मूव अहेड नाउ प्लीज। माहिर साहब, मुझे आगे जाना है, इफ्तिखार साहब को प्लीज बात करने दीजिए, टाइम बड़ा कम है जी। इफ्तिखार साहब। मंसूर, बात ये इन दोनों खवातीन ने हम सब मर्दों को तीनों को उलझा दिया और डिबेट को किसी और, बस डिबेट ये थी कि ट्वीट की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस पे, और इन दोनों खवातीन ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उस ट्वीट को वहीं पे रहने दिया और हमारे पास रह गए 5 मिनट। ठीक, इस 5 मिनट में आप जो मर्जी बात कर ले। मैं एक बात वैसे कहना चाहता हूँ मंसूर, हर कप्तान को अपनी टीम की सिलेक्शन का हक होता है, ये एक नेचुरल बात है। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो स्टॉक एक्सचेंज की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो आई अपोलोजाइज। लेकिन हकीकत यही होती है कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी लोगों को लाया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं लाया जाता कि जो पार्टी को दबाव के तहत किसी को दे दे या दबाव के तहत पार्टी के अंदर ऐसे डिसीजन कराएं। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, दाना गुलजार खान साहिबा, माइजा हमीद साहिबा और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।